आज का हमारा टॉपिक है मृगशृंग। मृगशृंग यानी कि इसे हॉर्स हॉर्न भी कहते हैं या डियर हॉर्न। ये जो हिरन होता है यानी कि जो बारहसिंगा है उसका सींग होता है, तो उसी हिसाब से इसके नाम है। जैसे इस हिंदी में इसको संभार भी बोला जाता है, बारहसिंगा भी हम कहते हैं। संस्कृत में इसको श्रृंग, बहुश्रृंग और विषाण के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे हॉर्स हॉर्न, स्टैग भी बोलते हैं। बहुत सारे इसके पर्याय बताए गए हैं, जैसे मृगशृंग तो अभी ऊपर लिखा ही है, विषाण बताया अभी, हरिण श्रृंग यानी कि हीरे का सींग, ऐसे ही मृग विषाण, मृग यानी कि हिरण का सींग, ये भी आन श्रृंग, ये सभी हिरण के सींग के पर्याय हैं। यह बारहसिंगा का सींग इसको कहा गया है। किस तरीके का जो श्रृंग है वो काम में लेना चाहिए, यानी कि ग्राह्य लक्षण क्या है इसके? जो वजन में भारी हो, स्थूल यानी कि मोटा होना चाहिए, भीतर से सफेद होना चाहिए और घुन रहित मतलब कीट रहित होना चाहिए, छोटी छोटी श्रृंगों से युक्त होना चाहिए। और श्रृंग भस्म के निर्माण के लिए जो इस तरीके का जो मृग श्रृंग है वो उपयुक्त है। कैसा श्रृंग हमें नहीं लेना चाहिए यानी कि कौन सा त्याज्य है? वो अग्राह्य मृग श्रृंग है, यानी कि जो अंदर से खोखला हो और कीड़ों के द्वारा खाया गया हो। मृग श्रृंग सुधा वर्ग के अंतर्गत आने वाला द्रव्य है। आगे बात करते हैं इसके मारण की। मारण मतलब श्रृंग से किस तरीके से भस्म बनाई जाए। तो इसके भस्म बनाने की दो प्रकार से यहाँ विधि बताई गई है। पहले जो हिरन के जो सींग है इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें तीव्र अग्नि के ऊपर रख देते हैं। तो इससे जो सींग है वो जल जाएंगे और जल करके क्या है ये सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर इसको हटा करके इसको पाउडर करके यानी कि चूरा करके हम रख लेते हैं। इसके बाद इसमें अर्क दूध की भावना देते हैं और मर्दन करते हैं। फिर इसकी टिकिया बना करके गजपुट की अग्नि में इसको 3 गजपुट देने से जो श्रृंग है इसकी काले वर्ण की भस्म प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये इसकी काली भस्म मिलती है। श्रृंग की ही श्वेत वर्ण की भस्म भी हम प्राप्त करते हैं। इसके लिए श्रृंग को छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और खुली हवा में इसी तरीके से जला लेंगे जैसे कि ऊपर की विधि में। फिर प्राप्त चूर्ण को इसमें घृत कुमारी सोरस की भावना देंगे और गजपुट की अग्नि में 4 से 5 फुट देने पर पाक करते हैं, जिससे कि श्वेत वर्ण की भस्म प्राप्त होती है। यानी कि सेम प्रोसेस है, सेम विधि है, उसमें भी हम ऐसे ही जलाते हैं अग्नि में। तो ऊपर में जब हम अर्क दूध की भावना दे रहे हैं और 3 गजपुट देते हैं तो काले वर्ण की भस्म मिलती है, और जब हम इसको घृत कुमारी सोरस की भावना देते हैं 4 से 5 फुट तो श्वेत वर्ण की भस्म मिलती है। मात्रा इसकी 1 से 2 रत्ती बताई गई है। अनुपान यानी कि किसके साथ हम इसे ले सकते हैं? मधु के साथ, शहद और घी, दूध और मक्खन। श्रृंग की जो भस्म है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? यह पार्श्वशूलनाशक यानी कि जो ऊपर का जो चेस्ट पेन होता है या ऊपर के हिस्से में यानी कि पेट में या पीठ की तरफ ऊपर दर्द हो, खांसी में, श्वास लेने में दिक्कत हो, प्रतिसाय में इसको देखते हैं। मेन जो चेस्ट से संबंधित जो विकार है, अगर इसको गाय के घी के साथ इसको सेवन कराया जाए तो ये हार्ट से रिलेटेड यानी कि हृदय पेन में भी ये फायदा करता है। हार्ट पेन में कफ निसारक होता है यानी कि कफ को निकालने का काम करता है, इसीलिए इसको काश, श्वास और प्रतिसाय में दिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर श्रृंग की को हम जल के साथ घिस करके अगर इसका एक लेप टाइप बना ले, उसको सिर में लगाते हैं तो इससे सिरसूल जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से जो श्रृंग भस्म है उसके भस्म के जो गुण है वो बताए गए हैं। और इसके प्रमुख योगों में जैसे घृणी वज्र कपाट रस है, ज्वाहर मोहरा वटी, कंदर्प सुंदर रस, ज्वारांकुश रस, बालाक रस और मृगशृंग भस्म। तो इस तरीके से इसमें ये बताया गया है। श्रृंग भस्म है, इसका प्रयोग हम राजयक्ष्मा या क्षय में, इन रोगों में भी करते हैं। सुधा वर्ग के अंतर्गत ही आने वाला अगला टॉपिक है गोदंती, यानी कि इसे जिप्सम भी कहते हैं।
इसका केमिकल फॉर्मूला CaSO4 2H2 होता है। इसको कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। इसकी जो हार्डनेस है वो 2 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 2.4 है। पर्याय में इसके जैसे कि गोदंती है, जिससे मिलते जुलते पर्याय होंगे, जैसे गोदंत, गोदंता, गोदंतिका और श्वेता, क्योंकि श्वेत वर्ण की होती है। जो गोदंती है ये श्वेत वर्ण का होता है, चमकदार, पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट पत्थर होता है, खनिज होता है ये। और इसमें क्या है, परत यानी कि लेयर्स होती है, लेयर्स के रूप में होता है। छोटे बड़े हर तरीके के टुकड़े जो गोदंती है इसमें इसके मिलते हैं। कहाँ मिलता है ये? राजस्थान में, गुजरात में, सौराष्ट्र, रूस और इंग्लैंड, इन सब देशों में, गुजरात को ही वैसे सौराष्ट्र भी कहते हैं। तो इन जगहों पर इसकी क्या है, खाने हैं जहाँ से गोदंती प्राप्त होता है। गोदंती यानी कि जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, तो ये सुधा वर्ग के अंतर्गत आने वाला द्रव्य है। ग्राह्य गोदंती कैसी होनी चाहिए? ग्राह्य गोदंती की तुलना यहाँ पर जो शरदकालीन चंद्रमा है, यानी कि शरद ऋतु में जैसा चंद्रमा दिखाई देता है उससे की गई है। जैसे शरदकालीन चंद्रमा चमकदार, बिल्कुल सफेद वर्ण का दिखता है और कैसा होता है, चिकना। तो इसी तरीके से जो गोदंती है वो ग्राह्य यहाँ पर बताई गई है। पत्र की आकृति यानी कि इसमें लेयर्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पत्राकृति के रूप में होता है। तो इस तरीके की जो गोदंती है वो ग्राह्य गोदंती है। गोदंती के शोधन के लिए हम आम्ल द्रव्य का प्रयोग करेंगे। कौन सा? या तो नींबू सोरस ले सकते हैं या फिर इसके लिए द्रोण पुष्प सोरस का प्रयोग। तो नींबू सोरस या द्रोण पुष्प सोरस को एक दोला यंत्र में भर के और ये जो गोदंती है इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसकी पोटली बना लेते हैं और उस पोटली को इस दोला यंत्र में लटका देते हैं। तो इस तरीके से नींबू सोरस और द्रोण पुष्प सोरस में दोला यंत्र विधि से जब 1.5 घंटे तक इसका स्वेदन किया जाता है तो ऐसा करने से गोदंती शुद्ध हो जाती है। गोदंती की भस्म बनाने के लिए इसमें गोदंती को छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और छोटे छोटे टुकड़े करके क्या लेंगे, यानी कि शुद्ध गोदंती, इसको हम सराव में ऐसे ही रख देंगे और गजपुट की अग्नि में पाक करेंगे। तो इस तरीके से श्वेत वर्ण की जो भस्म होती है वो गोदंती की प्राप्त होती है। गोदंती भस्म की कितनी मात्रा प्रयोग में लेनी चाहिए? इसमें रस तरंगनीकार है, वो कहते हैं कि गोदंती 1 से 3 रत्ती तक ली जा सकती है। रसामृत में इसकी मात्रा 1 से 2 मासा तक बताई गई है। अनुपान के रूप में मधु, मिश्री, दूध या गाय का घी। इसके अतिरिक्त जो भस्म गुण है, भस्म कैसी क्वालिटी वाली होती है? तो ये सिरस शूल में ज्वर, कास, पांडु, बाल शोष यानी कि जो बच्चों में सूखा रोग हो जाता है उसमें भी, क्योंकि वहाँ पर भी कैल्शियम की कमी की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये रोग होता है। इसके अलावा स्त्रियों के वाइट डिस्चार्ज यानी कि श्वेत प्रदर जिसे कहते हैं, उस रोग में ये बहुत अच्छा काम करती है। ये बल्य होती है, डाइजेशन का काम करती है यानी कि दीपन, और श्वास को, जो श्वास रोग है उसको दूर करने वाली गोदंती भस्म रहती है। इसके प्रमुख योगों में गोदंती की भस्म को हम डायरेक्ट ऐसे ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा शंख द्रावक रस, सुधावष्टक योग, त्रिलोक्य चिंतामणि रस और मुक्तादि वटी, ये इसके कुछ प्रमुख योगों में बताए गए हैं। तो सुधा वर्ग के अंतर्गत आने वाले आज हमने 2 द्रव्यों के बारे में पढ़ा, मृगशृंग और गोदंती। तो आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।